हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 23 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसी को कंटिन्यू करते हुए ब्रिटेन के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, कैसे राष्ट्रवाद की भावना जो है वहाँ पर जागी और उनका जो है क्या हुआ, एकीकरण हुआ। इससे पहले की वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है, यानी एक राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है, अपने देश के प्रति जो भावना होती है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। और इस राष्ट्रवाद के जो बीज हैं वो फ्रांस की क्रांति से बोए गए थे और बाद में एक पौधा बना और उस पौधे पे जो है फल भी लगे और वो फल थे ब्रिटेन की एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण, इन सब के रूप में। अब हम जो बात करने वाले हैं कि जो ब्रिटेन है उसका एकीकरण किस तरह से हुआ। ब्रिटेन का एकीकरण बच्चों एक आप कह सकते हो कि अनूठी प्रक्रिया रही है। जिस तरह हमने इटली और जो जर्मनी का एकीकरण पढ़ा, हमने पढ़ा कि कैसे युद्ध हुए, कैसे खून बहाया गया, लेकिन ब्रिटेन का एकीकरण ये अपने आप में ही एक आप कह सकते हो कुछ अलग ही तरह की क्रांति थी। ठीक है, ये जो क्रांति थी इसमें किसी उथल पुथल जो है के लिए कोई जगह नहीं थी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। और ब्रिटेन की जो क्रांति थी इसमें किसी तरह का कोई खून नहीं बहाया गया। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। उसके बाद देखिए, आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों और द्वीप समूहों पर विस्तार जो है वो आरंभ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1688 में संसद ने जो राजतंत्र है उनसे जो शक्तियां हैं वो ले ली गई। यानी 1688 का दौर जो है वो आप कह सकते हो कि एक अनूठा था अपने आप में ही, जब राजतंत्र से सारी शक्तियां वो संसद ने ले ली गई बिना किसी जो है खून खराबे के। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1707 में देखिए, जो वहाँ पर उस समय स्कॉटलैंड और वेल्स और आयरलैंड, ये तीन जो है राज्य थे। और इसमें जो वेल्स है वो पहले ही जो इंग्लैंड है उसके अंदर जो है वो मिल गया था। ठीक है, उसके बाद 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये जो है इनको मिलाकर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों आपस में मिलकर इन्होंने किसका गठन किया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। ठीक है, और जैसे जैसे ये देश मिलते गए इनके जो झंडे थे वो भी आपस में जो है मिलते चले गए। तो इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिले, लेकिन जो आयरलैंड था, वेल्स तो बहुत छोटा था, वो पहले ही मिल चुका था। अब जो आयरलैंड था उसको जो है 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ठीक है, नए ब्रिटेन के जो प्रतीक चिन्ह थे उनको भी खूब जो है क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। इस तरह से जो ब्रिटेन है उसका क्या हुआ, एकीकरण हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो क्या था। यूनान यानी जो मिस्र है, और यूनान अपने आप में ही एक कह सकते हो कि बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि बहुत सारा जो है आप कह सकते हो दार्शनिक लोग जो हैं वो यूनान से ही हमें मिले हैं। क्लियर, तो यूनान का जो स्वतंत्रता संघर्ष था वो कैसा रहा। यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। ओटोमन साम्राज्य यानी जो तुर्की का साम्राज्य था, और ओटोमन साम्राज्य क्या था कि पूर्वी यूरोप जो है उसके छोटे छोटे देश जो है वो ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। या आप कह सकते हो कि एशिया और यूरोप के बीच के जो राज्य थे वो ओटोमन साम्राज्य के राज्य कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो यूनान भी उन्हीं ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो यूनान के अंदर भी इसी तरह की राष्ट्रवाद की भावना जागी और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को जो है प्रज्वलित कर दिया। यानी जो 1789 की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति, उससे इन लोगों के मन में भी अपने एक अलग से राष्ट्र की भावना जो है उसने वो जो है प्रज्वलित हुई। और साथ ही साथ यूनान के जो दार्शनिक थे वो एक तरह से हर जगह फैले हुए थे, उन्होंने भी एक अलग से यूनान को राष्ट्र बनाने के लिए अपना अपना योगदान दिया। जो दार्शनिक थे, इसके अलावा जो चित्रकार थे, कलाकार थे, उनका भी बहुत योगदान रहा।
उसके बाद देखिए 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ और यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी जो यूरोप थे उनके लोगों का भी क्या मिला, समर्थन मिला। विभिन्न जो कवि थे, कलाकार थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्र की, ठीक है, उन्होंने पैसे जो है जमा किए और वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। इस तरह ये भी जो है क्या था, एक राष्ट्रवाद का ही परिणाम था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद यानी बाल्कन समस्या। तो ये जो बाल्कन समस्या है ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को लेकर। अब हमने जो है पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो राष्ट्रवाद है, अब वो राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्रवाद नहीं रहा, यानी अब वो एक क्रांति बन चुकी थी। ठीक है, अब लोगों को राष्ट्रवाद केवल ये नहीं था कि हमें जो है एक अलग राज्य बनाना है। लोगों के लिए राष्ट्रवाद जो है, राज्यों के लिए राष्ट्रवाद का मतलब ये हो गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर उनका अधिकार हो। उपनिवेशवाद जो था उसको बढ़ावा मिल रहा था। लोग एक जो राज्य थे वो एक दूसरे राज्य को हड़पने के लिए उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें और सबसे ज़्यादा जो आग में घी डालने का काम किया, उसके बाद जो मेन शक्तियां थी वो भी इस तरह उपनिवेशवाद में कूद पड़ी, जिसके कारण आपस में टकराव पैदा हुआ और जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी भूमिका यहाँ से बनाई गई थी। बाल्कन भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। ठीक है, तो इसमें अलग अलग बहुत सारे राज्य थे जो भौगोलिक रूप से और अपनी जो विभिन्नताएं थी उन जो है यहाँ पर वो अलग अलग थी। इसमें जो आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, ठीक है, ग्रीस, यूनान जो है, स्लोवानिया, सर्बिया, ये सब जो है वो क्या थे, शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को क्या कहा जाता था, स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ठीक है, तो बाल्कन जो क्षेत्र है उसका एक बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में था, ऑटोमन जो साम्राज्य था उसके हिस्से में था। अब बाल्कन जो राज्य था उसमें क्या हुआ, उसमें रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। यानी जो ओटोमन साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ चुका था। ठीक है, और कमज़ोर पड़ने के बाद जो उसके राज्य थे उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी। उनको भी लगा कि हमें भी अपना अलग से राष्ट्र जो है वो उसका निर्माण कर लेना चाहिए। एक के बाद एक उसके अधीन जो यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, यानी एक जो है आपस में टकराव का, उपनिवेशवाद का ये ऐसा क्षेत्र बन गया जिसमें राष्ट्र एक दूसरे को हड़पने के लिए जो प्रयास संभव हो सकता था वो अपना रहे थे। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। अब देखिए इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त जो है वो प्रतिस्पर्धा रही। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए यूरोपीय शक्तियां आपस में टकरा गई, जिससे यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। धीरे धीरे जो है एक प्रथम विश्व युद्ध का आधार जो है वो इस समस्या से बनता चला गया। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला जो प्रश्न है, यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार की भूमिका निभाते। आंसर हम लिखेंगे, अगर मैं लॉर्ड बायरन की जगह होता तो मैं वहाँ के लोगों को इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करता और जो भाग ले रहे थे उनको उत्साहित करने का प्रयास करता। तो ये जो है योगदान होता। प्रश्न 2 है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद था वो रक्तहीन क्रांति थी। निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद अनोखा था। ब्रिटेन का एकीकरण एक अनोखी प्रक्रिया थी। ठीक है, और यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी।
इसकी शुरुआत रक्तहीन शानदार क्रांति 1688 में हुई, जब संसद ने जो है राजा था एक तरह से उससे जो है अधिकार ले लिए थे। और 1707 में स्कॉटलैंड के विलय के साथ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। और उसके बाद 1801 में आयरलैंड को ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार ब्रिटेन का एकीकरण बिना क्रांति या उथल पुथल के हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एक तरह से लार्ज क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा रहा है, कंप्लीट नोट लिखना है। देखिए, बाल्कन या बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक राष्ट्रवादी तनाव पैदा हुआ। ठीक है, क्यों इसमें राष्ट्रवाद तनाव पैदा हुआ? ऑटोमन साम्राज्य वो अत्यधिक कमज़ोर हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना के कारण सभी देश स्वतंत्रता की कामना करने लगे थे। तीसरा पॉइंट है, सभी बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश हथियाना चाहते थे। नंबर 4, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया आदि सभी देशों ने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया और फलस्वरूप बाल्कन क्षेत्र में जो है क्या हुए, कई जो है वहाँ पर युद्ध हुए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, 1789 के क्रांति के पश्चात जो है फ्रांस की क्रांति थी, राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि जो 1789 की फ्रांस की क्रांति थी, उस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने कैसे जो यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्यों में जो स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता, एक भाषा, एक कानून, लोकतंत्र, एक झंडा, राष्ट्र जैसे विचार दिए और इन विचारों ने यूरोप के सभी देशों के साथ साथ यूनान और बाल्कन राज्यों को भी राष्ट्र राज्यों के गठन के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। सो ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।